हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग थिंकर पढ़ रहे थे। थिंकर के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने जैसे वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बंडूरा ये सभी पढ़ लिए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले थिंकर हैं जेरोम ब्रूनर। आज हम लोग जेरोम ब्रूनर पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से ये भी हमारे महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रूनर। ब्रूनर ये कौन थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्रूनर जी थे ये हमारे इनके जीन पियाजे के शिष्य थे। ये जीन पियाजे के शिष्य थे और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने भी अपना संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कह लें या संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया ये कह लें, या कह लें मानसिक चिंतन की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया ये कह लें। ये इनके अन्य नाम हैं। इनका ये सिद्धांत नहीं पूछता है कि कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, लेकिन आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनके सिद्धांत को हम लोग अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत इन नामों से भी जानते हैं। वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। देख लेते हैं। ब्रूनर जी का जन्म हुआ था 1915 में और इनकी मृत्यु अभी हुई है 2016 में, 5-6 साल पहले। ये पूरे 100 साल के होके इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने सिद्धांत अपना कैसे दिया कि जो जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, उन्हीं अवस्थाओं से ये देख के इन्होंने अपना सिद्धांत आगे दिया है। लेकिन एक चीज़ जानने वाली ये है कि इन्होंने अपना जो प्रयोग था ये पौढ़ लोगों पे भी किया, मतलब बूढ़े लोगों पे भी, और बालकों पे भी इन्होंने अपना प्रयोग किया। और जो स्कूल जा रहे बालक होते हैं, जैसे 15, 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, उन पे भी अपना प्रयोग किया। और इन्होंने नवजात शिशुओं पे भी प्रयोग किया, जो नवजात छोटे बच्चे होते हैं और जो मान के चलो नियर अबाउट वही 7-8 तक की एज वाले बच्चों पे भी इन्होंने अपना प्रयोग किया। लेकिन जो इन्होंने अपना 0 से 7-8 साल तक के बच्चों पे जो अपना प्रयोग किया, वो प्रयोग इनका बहुत ही कारगर साबित हुआ। और वही थ्योरी इनका, वही प्रयोग हम लोग बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनका सिद्धांत है क्या? लिखा है, पियाजे के शिष्य जेरोम ब्रूनर ने 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए चिंतन को व्यक्त करने के लिए 3 अवस्थाएं बताई। जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी और ये जो इनके शिष्य जेरोम ब्रूनर थे, इन्होंने बच्चे के चिंतन को व्यक्त करने के लिए 3 अवस्थाएं बताई। वो 3 अवस्थाएं हैं क्या क्या? चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहली है सक्रियता की अवस्था। पहली हमारी है सक्रियता की अवस्था। एज इसकी 0 से 3 ईयर बताई। कहीं कहीं ये एज आपको डिफरेंस भी मिल सकती है, कहीं कहीं आपको ये एज 0 से 18 माह भी लिखी मिलेगी और कहीं कहीं ये एज 0 से 2 वर्ष भी लिखी मिलेगी। तो एज कभी इस पूछता ही नहीं है, लेकिन इसमें आपका आता है कि जैसे सक्रियता की अवस्था में बच्चा अपनी चिंतन को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की क्रियाओं को करता है, ये हमेशा पूछता है। कि ये मतलब लिख देंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि बच्चा मान लो रो के अपनी चिंतन को व्यक्त कर रहा है, तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग ये किस अवस्था में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे जब हम लोग अपनी एक एक अवस्था को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों को क्लियर होगा वहां पे कि किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। तो जो हमारी पहली है ये सक्रियता की अवस्था, ये 0 से 3 वर्ष। ये ज़्यादा एथेंटिक जो है, मैंने जो ईयर लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। और इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। अगला जो है हमारा, अगली जो इनकी स्टेज है वो है दृश्य प्रतिमा की अवस्था। एज इसकी कितनी है? 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष एज बताई है और इसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज। और जो तीसरी हमारी अवस्था इनकी है, इसको इन्होंने बोला है सांकेतिक अवस्था। ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के जब ऊपर का बच्चा होता है तो ये सांकेतिक अवस्था का प्रयोग करता है। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज। तो दोस्तों, आपको ब्रूनर के बारे में जितनी जानकारी मैंने बताई वो आप लोगों को
एक एक क्लियर हुई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ब्रूनर साहब थे वो हमारे जीन पियाजे के शिष्य से, और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये 100 साल जीवित रहे और अभी 2016 में हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने बच्चे के मानसिक चिंतन को व्यक्त करने के लिए 3 अवस्थाएं बताई। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन थीं? पहली हमारी है इनएक्टिव स्टेज, दूसरी है आइकॉनिक स्टेज और तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेज के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे किस स्टेज में क्या क्या है। पहली आती है हमारी सक्रियता की अवस्था। सक्रियता की अवस्था, इसमें बच्चा करता क्या है? इसमें जो होता है, इस अवस्था में बालक अपने मानसिक चिंतन को व्यक्त करने के लिए रोना, चिल्लाना, हाथ पैर हिलाना आदि क्रियाएं करता है। ये बच्चा जो होता है, इसमें एज कितनी होती है मैंने आपको अभी बताई कि 0 से 3 वर्ष। और इस अवस्था में जो शिशु होता है वो अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, कि वो बोल नहीं पाता है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, मान लो उसको अगर भूख लगी है तो वो कहेगा, भूख लगने पे वो बोल नहीं पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा, वो केवल रोने लगेगा। तो ये होती है हमारी सक्रियता की अवस्था, और इसको कहते हैं क्रिया आधारित। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो सक्रियता की अवस्था होती है वो हमारी क्रिया आधारित होती है। तो इसमें अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चा रोता है, चिल्लाता है, इस प्रकार की क्रियाएं करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी इनकी जो अगली स्टेज है, दृश्य प्रतिमा की अवस्था। दृश्य प्रतिमा की अवस्था जो हमारी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें किसी वस्तु को समझने के लिए, जैसे वो किसी वस्तु या खिलौने को देखेगा, उसको समझने के लिए वह उसको पकड़ेगा, उसको फेंकेगा, उसको सहलाएगा, उसको तोड़ देगा, ऐसी क्रियाएं करता है। देखते हैं। 3 से 7 वर्ष तक बालक अपने चिंतन को व्यक्त करने के लिए दृश्य प्रतिमाओं को बनाने का प्रयास करता है। और एक चीज़ क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, यह पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। जैसे जो पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों ने पढ़ी थी, तो उसकी एज कितनी थी? 2 से 7 वर्ष। और वही ये भी, इसमें भी एज है 3 से 7 वर्ष। इसमें और क्या क्या होता है? चमक को देखकर, कोई चमकती हुई चीज को देखकर बच्चा अधिक प्रभावित होता है। और अगर शोर हो रहा है, कहीं शोर हो रहा है, तो वो उसको देखकर वो इधर उधर देखने लगेगा, चौंकने लगेगा, उसको देख के भी बच्चा प्रभावित होता है। और तीव्र प्रकाश या अंधेरा देख के, तीव्र प्रकाश या अंधेरा देखकर भी बच्चा प्रभावित होता है। ये जो दूसरी स्टेज हमारी होती है, दृश्य प्रतिमा की अवस्था। तो दोस्तों एक चीज़ हाँ और इसमें रह गई, इसमें बच्चा जो जितनी क्रियाओं को करता है वो चित्र आधारित क्रियाओं को करता है। जितनी चित्र आधारित क्रियाएं होती हैं उनको करता है। तो जो हमारी दूसरी ये आइकॉनिक स्टेज होती है, इसमें बच्चा अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए वो दृश्य प्रतिमाएं, जितनी चित्र आधारित प्रतिमाएं होती हैं उस अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को करता है। इसमें जैसे क्या क्या होता है, इसमें बच्चा शोर देखेगा, उससे प्रभावित होगा, और अंधेरा या चमक को देखकर भी प्रभावित होगा। और ये पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे मिलती जुलती है। जितनी क्रियाएं उस मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा करता है, उसी से रिलेटेड क्रियाएं इस अवस्था में भी करता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी इनकी तीसरी स्टेज है सांकेतिक अवस्था या लैंग्वेज आधारित, भाषा आधारित। जो इनकी सांकेतिक अवस्था या लैंग्वेज आधारित सिंबॉलिक स्टेज जो होती है, इसमें क्या होता है, ये 8 वर्ष के बाद बच्चा किसी चिंतन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, इस टाइप। जब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो 8 साल से ऊपर का बच्चा हो गया, 8 साल के बाद का जो बच्चा होगा, तो वो अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, अगर उसको भूख लगी होगी तो वो रोएगा, चिल्लाएगा नहीं, ना ही हाथ पैर पटकेगा, वो सीधे बोल देगा कि मम्मी खाना चाहिए या पापा खाना चाहिए। वो इस तरीके से अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने लगेगा, और वो पढ़ना लिखना जैसी चीज़ों को भी अच्छे से जान जाएगा। और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इनकी तीनों
अवस्थाएं जो मैंने बताई हैं ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है, जो ब्रूनर का सिद्धांत हमारा संज्ञानात्मक विकास का मॉडल इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, इसके अन्य नाम भी जैसे मैंने बताए थे, कौन कौन बताए थे, जैसे निर्मितवाद का सिद्धांत। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चंस जो होते हैं अब यहाँ से बनाने लगे हैं। अगला क्या है? अन्वेषण सिद्धांत। इनके सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या खोज सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला क्या दिया है इसमें? संरचना सिद्धांत। इनके सिद्धांत को संरचना सिद्धांत भी बोलते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि जो ब्रूनर जी थे, ये पियाजे के शिष्य थे और ये पियाजे के सिद्धांत से प्रेरित होकर ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का मॉडल। और इनके सिद्धांत को हम 3 नामों से और जानते हैं। पहला है अन्वेषण या खोज सिद्धांत, दूसरा है निर्मितवाद सिद्धांत। ये एक बार ये आपके यूपी टेट में पूछ चुका है, निर्मितवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो अधिकतर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था और इसको संरचना सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी चीज इनके सिद्धांत के नाम जो है वो है मानसिक क्रियाओं का सिद्धांत। और इन्होंने बच्चे की क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए 3 स्टेजेस बताई। पहली कौन थी? पहली थी हमारी इनएक्टिव, दूसरी थी हमारी आइकॉनिक और तीसरी थी हमारी सिंबॉलिक। इनएक्टिव में जो होता है बच्चा, वो क्या करता है? इनएक्टिव में बच्चा अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे भूख लगने पे हाथ पैर हिलाना, रोना, चिल्लाना, इस प्रकार की क्रियाओं को व्यक्त करता है। और जो हमारी आइकॉनिक स्टेज होती है उसमें बच्चा जैसे शोर हुआ, कहीं शोर हो रहा है, वो उसको देखकर वो एकदम से चौंक गया, या उसको वो चित्र आधारित होती है जो आइकॉनिक होती है, उसमें बच्चा चित्र आधारित प्रतिमाओं से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनके बारे में चिंतन करता है और वो अंधेरा या तीव्र प्रकाश देखकर भी प्रभावित होता है। और दूसरी स्टेज जो होती है वो हमारी पियाजे जी की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उससे मिलती जुलती है। और अगली जो मैंने आपको बताई वो बताई सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है? बच्चा अपनी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए रोना चिल्लाना जैसी क्रियाओं को नहीं करता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। और वो अगर उसको भूख लगी है तो वो बोलेगा हमें खाना चाहिए, लिखना पढ़ना आदि ऐसी क्रियाओं को करने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की इनकी हमारी छोटी सी थ्योरी जेराम ब्रूनर साहब की। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरी बिल्कुल माइंड में छप जाएगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों हमारी, जैसा कि मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि हमारे चैनल पे सभी आपके जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाल मनोविज्ञान, हिंदी और ये सारी क्लासें चल रही हैं। बहुत जल्द ही आपको उस करंट अफेयर की भी क्लासें चल रही हैं, बहुत जल्द आपको पॉलिटी की क्लासें भी मिलेंगी। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।